जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। आप सभी लोगों को पता है इस समय चल रही है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन और आपकी 27 फरवरी को विज्ञान अर्थात साइंस की परीक्षा होने वाली है। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 27 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। सभी लोगों को पता है अब की बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज मैं इस समय चला रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज डाली है 20 क्वेश्चन की। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखी तो सबसे पहले वह देखे, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए आज के हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो 2020, 2022 या 19 में पूछे गए हैं। और अब की बार मैं फिर से बता दूं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी अब 100% गारंटी है। जो ये सीरीज में चला रहा हूं 20 प्रश्नों वाली, इसी में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, दिख रहा होगा। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो दर्पण है तो दर्पण दोस्तों कैसा होगा, जो कि वह एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। समतल जो कि दर्पण होता है ये हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो आपका प्रश्न का पहला विकल्प समतल दर्पण वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन भी दिए हुए थे, देख लीजिए, समतल दर्पण, उत्तल, अवतल या समतल या उत्तल, ठीक ना। तो समतल व उत्तल होता है यहाँ पर, तो ये आंसर हो गया आपका समतल दर्पण। आपका करेक्ट आंसर समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के स्क्रीन पर, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, अनंत पर 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। आप सभी लोगों को मैं बता दूं जो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है आपका एक्यूरेट एकदम 25 सेंटीमीटर होता है। यह प्रश्न आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने, प्रश्न है किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा पूछ रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर आई दिया हुआ है 2 एम्पीयर, ठीक है ना, 2 एम्पीयर, और साथ ही साथ टी भी दिया हुआ है 2 सेकंड। कितना दिया है? 2 सेकंड। आपको क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू होता है आई टी। क्यू क्या होता है? आई टी। तो यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 कूलाम जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यू बराबर आई टी इसका फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला भी लिख दिया, सॉल्व भी कर दिया है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। मतलब जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है उसका जवाब हम कहां से निकाल सकते हैं, ज्ञात करने का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से आप प्रेरित धारा की दिशा निकाल सकते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख भी रहा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? जो आपका सही जवाब है NaHSO4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप एक बार प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे और ये जो मैंने सारे प्रश्न रखे हैं 2022 से उठाकर रखे हैं। तो आप स्वयं बताएं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने दिया हुआ है 6 नंबर, Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम के और Al2O3 प्लस 2 Fe। तो यह अपक्रिया किस प्रकार की है? अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो यह अपक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों? तो इसमें देखिए ये फेरस जो है ऑक्साइड के अणुओं को विस्थापित किए दे रहा है, किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। तो दोस्तों ये अपक्रिया आपकी हो जाएगी विस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया हो गई? विस्थापन अपक्रिया। एक कम क्रिया कारक वाले समूह को दूसरे के साथ भेज देता है, ठीक ना, अपने साथ नहीं रखता। तो ऐसी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत
बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की कोई सतह है, उस पर ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है, तो ये क्या कहलाता है? एनोडिंग, कैटिनेशन, बेसेमरीकरण या नन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम की जब सतह पर ऑक्सीजन अपनी परत जमा लेता है तो उसको कहते हैं एनोडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? एनोडिंग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना एनोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। देखिए मेंडल है तो उन्होंने बताया कि उनके अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का निर्माण हो गया मान लीजिए, तो उस किस प्रकार के जीन उसका रहा होगा? तो देखिए लंबे लंबे यानी टी टी, तो जो टी टी कैपिटल टी होगा वो आपके लंबे पौधे का हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है कैपिटल टी टी। इसमें का मैंने एक क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास में कराया है, मेंडल के अनुसार ही एक क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तो उसे आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दी हुई है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। ये जो स्वपोषी होते हैं, जो मतलब पोषण अपने आप स्वयं से करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो उनके पोषण क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो आपको बताना है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको मिलना चाहिए, जल भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए जो पौधा अपना भोजन तैयार करता है, पोषण करता है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और इनमें लाइट भी चाहिए ही, तो इनमें से सही जवाब, ठीक, तो इनमें से सही जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन है आपके वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या हृदय में। देखिए मूत्र का जो निर्माण होता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क में। देखिए एक बार मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके 20 ऑप्शन में से एक भी गलत ना होने पाए और 20 में 20 आए, तो प्लीज इस वीडियो को और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ प्यार से देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, अपने चाहने वालों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपका भला उनका भी भला हो सके। और पेपर देने के बाद बताइएगा कितने प्रश्न इसमें से आए और कितने बाहर आए। गारंटी देता हूं एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे 10th की हो, चाहे 12th की हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जवाब है एमाइलेज कहें या एमिलेज कहें। यदि यहाँ पर पेप्सिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज 4 ऑप्शनों में से एक भी जगह टाइलिन दिया होता तो वो भी इसका सही जवाब टाइलिन होता, लेकिन तक एमाइलेज या एमिलेज नहीं दिया होता। तो दोस्तों इसका सही जवाब एमिलेज, या फिर इसकी जगह पर दूसरा ऑप्शन लिखकर टाइलिन भी दे सकता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज होता है। आइए चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी निकालिए। दर्पण कैसा है? गोली है। वक्रता त्रिज्या यानी आर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एफ। दोस्तों फार्मूला लिखिएगा, एफ इक्वल टू आपका होता है r/2। फोकस दूरी जब भी निकालना हो तो r/2 यानी त्रिज्या को 2 से भाग कर दीजिए। आपकी त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 30 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट आंसर आपका फाइंड हो चुका है 15 सेमी। कौन सा जवाब हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी दोस्तों आपकी कितनी होगी? त्रिज्या की आधी होती है 15 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब आपको खोजकर स्वयं लाना है। जब आप ढूंढेंगे, तब आप पढ़ेंगे, तब आपको याद रहेगा। किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में? पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसको सही जवाब आपको देना। अगला प्रश्न, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। मैंने आपको कल एक इसका इसी तरह का सेम प्रश्न कराया था, वैद्युत शक्ति का मात्रक पूछा था, उसमें सही जवाब आपका वाट था। विभवांतर का मात्रक देखिए दोस्तों, यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है, विद्युत शक्ति का मात्रक दिया हुआ है, किलोवाट दिया हुआ, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक दोस्तों लिख लीजिए, किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा निकालना है, किलोवाट घंटा इसका मात्रक आपको निकालना पड़ेगा। विद्युत धारा मापन करते हैं। विद्युत धारा की मापने की जो इकाई होती है, यानी कि मात्रक जो होता है विद्युत धारा का, एम्पियर होता है। अगर यहाँ पर एम्पियर दिया होता तो एम्पियर पर मत लगा के आइएगा। मापन किससे करते हैं? वो जो यंत्र आता है उसको
उसका क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज की लंबाई को नापना है, फीता आप यूज करते हैं, वजन निकालते हैं तो वाट का यूज करते हैं। इसी प्रकार जब विद्युत धारा को नापेंगे, कितनी विद्युत धारा निकली है, तो अमीटर द्वारा निकालते हैं। किससे करेंगे दोस्तों? एमीटर द्वारा। और विद्युत धारा का मात्रक यदि पूछता तब यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है एम्पियर। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या जो होती है अगर आप देखें तो 6 होती है। कार्बन का मतलब परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर परमाणु की संयोजकता यानी कि वैलेंसी उसकी पूछ रही है, वैलेंस कितनी होती है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4 होती है। कैल्शियम फास्फेट का यदि आपसे सूत्र पूछे तो कैल्शियम फास्फेट का मैंने कल 2 सूत्र आपको और भी कराए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो अब आपको बताना इसमें कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होगा। तो 17 का कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल क्वाइज हो जाएगा। Ca3PO4 का होल क्वाइज कैल्शियम फास्फेट का। मैंने आपको कल लेड नाइट्रेट और भी कई 2 और आपको कराए हैं। एक बार आप जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है उसमें। देखिए, रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय है, H2SO4 जलीय, इसे बनकर प्राप्त हो रहा है BaSO4 जो कि ठोस है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय रूप में प्राप्त हो रहा है। आपको बतानी है इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहेंगे। अवक्षेपण अपक्रिया, एकदम अच्छे से टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। और इससे देखिए, स्वपोषी पोषण को क्लोरोफिल की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इसमें मैंने एक प्रश्न आपको अभी कराया है। अब ये अगला प्रश्न है, तो क्लोरोफिल किसको अवशोषित करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इसमें के कई प्रश्न हर बार परीक्षा में बनते हैं। आज का अंतिम और सबसे धांसू प्रश्न जो कि परीक्षा की अब की बार एकदम टपकने वाला है परीक्षा में, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो इसमें सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है, लेकिन इसका जो जवाब सही हो जाएगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि यह परीक्षा में आएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसका जवाब गलत करके आए। तो सही टिक एकदम जल्दी से लगा लीजिए। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, एकदम जल्दी से लगाइए। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद दिया है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। चार्ल्स डार्विन के बारे में एक लॉन्ग आंसर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे से पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा और परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताइएगा। अगर आपको और भी अंक अधिक से अधिक हासिल करने हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।